नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय स्वराज परिषद के बैनर के तले अनूप बर्नवाल सर द्वारा चलाया जा रहे मिशन आर्टिकल 44, जिसके तहत वन नेशन वन सिविल लॉ की बात कही जा रही है। मैं अनूप बर्नवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने विचार इस मंच के तहत प्रस्तुत करने का मौका दिया। आज का हमारा विषय है समान नागरिक संहिता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्णयों के आलोक में। इस पर सबसे पहले बात करने से पहले हम कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, जिसमें कहा जाता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करवाने में सबसे ज़्यादा परेशानियां आती हैं। उन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। जब भी हम देखते हैं तो लोग इसी बात को कोट करते हैं कि समान नागरिक संहिता इसलिए लागू नहीं की जा सकती है। उसका पहला एस्पेक्ट है धर्म की विविधता। हमेशा यह कहा जाता है कि भारत में धर्म के आधार पर बहुत ही विविधता है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती है। तो हम देखते हैं कि एक राज्य है, भारत में एक राज्य गोवा है, जहां पर भी धर्म के आधार पर विविधता है। अगर वहां पर हम इन टर्म ऑफ रिलीजन अगर परसेंटेज की बात करें तो गोवा में लगभग 67% हिंदूज हैं और 15% क्रिश्चियन हैं और 8% मुस्लिम हैं। वहीं भारत की हम बात करते हैं, भारत में 79% हिंदू हैं, 15% मुस्लिम हैं और लगभग 3.2% क्रिश्चियन हैं। तो आखिर विविधता तो भारत में भी है और विविधता गोवा में भी है। तो गोवा में जब कॉमन सिविल कोड लागू हो सकता है तो पूरे भारत में कॉमन सिविल कोड लागू क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि आर्टिकल 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए हम कॉमन सिविल कोड लागू होने से हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। तो अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इसी आर्टिकल 25 क्लास 1 में यह बताया गया है कि यह स्वतंत्रता यह स्वतंत्रता भारतीय संविधान के पार्ट 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसमें उपस्थित अन्य प्रावधानों के अधीन है। तो अन्य उपबंधों के अधीन है। तो अन्य उपबंध में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 भी आता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह इस प्रावधान में उपस्थित अन्य उपबंधों के अधीन है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दूसरी बात हम करते हैं कि जैसे कि भारत इसी के क्लास 2 में जो है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्लास 2 में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और सोशल वेलफेयर और सेकुलर एस्पेक्ट। तो इसमें जैसे हम देख लेते हैं सेकुलर एस्पेक्ट। जो सेकुलर एस्पेक्ट है तो जो मैरिज होता है, डिवोर्स है और सक्सेशन है, इस सेकुलर एस्पेक्ट का भाग है या धर्म का भाग इसे नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात है सोशल वेलफेयर भी इसमें एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सोशल वेलफेयर के तहत भी लगाया जा सकता है। तो क्या धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना सोशल वेलफेयर नहीं है? अगर धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, धर्म में व्याप्त ऐसी परंपराएं जो समाज को खोखला कर रही हैं, इनको दूर करना भी तो सोशल वेलफेयर है। अतः रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सोशल वेलफेयर के ग्राउंड पर इन व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात इसमें सेकुलर एस्पेक्ट की है। तो जो धर्म से संबंधित प्रावधान है, आपकी किसी भी धर्म में आस्था हो सकती है, आप किसी भी धर्म को जितना चाहिए उतना मानिए, किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं। आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, आप किसी भी धर्म को जितना चाहें उतना माने। इससे कॉमन सिविल कोड लागू होने से किसी भी व्यक्ति के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। धार्मिक अधिकार उसी प्रकार बने रहेंगे और उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम एक प्रावधान की और बात करते हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ की बात की जाती है। भारत
कि प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समता का अधिकार है। जब समता का अधिकार है तो विभिन्न धर्मों में भेदभाव क्यों किया जाता है। वहीं आर्टिकल 15 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 5 ग्राउंड के आधार पर किसी भी व्यक्ति का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। वो 5 ग्राउंड्स में हमारा एक सेक्स भी आता है और रिलीजन भी आता है। तो विभिन्न धर्मों में जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, क्यों विभिन्न धर्मों में जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, शोषण किया जाता है। दूसरा रिलीजन के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, आर्टिकल 15 में लिखा है। तो विभिन्न धर्मों में जो है रिलीजन के बेसिस पर कानून अलग अलग क्यों है अलग अलग लोगों के लिए, इसलिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। इसके बाद हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं जो कि राइट टू लाइफ है। इसमें एक केस था मेनका गांधी केस, जिसमें बताया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो वहीं हम कुछ धर्मों में देखते हैं जहां पर महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। आखिर उन्हें भी तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है राइट टू लाइफ के तहत, तो क्यों ना कॉमन सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी की बात करते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इसेंशियलिटी में कोई भी कोर्ट जो है यह देखती है कि यह धर्म का इसेंशियल पार्ट है अथवा नहीं। तो आखिर कुरीतियां धर्म का इसेंशियल पार्ट कैसे हो सकती हैं। हम विभिन्न केस देखते हैं, समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिए हैं जिसमें जो धर्म के इसेंशियल पार्ट्स नहीं हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है। जैसे 2018 या 19 का केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें लाउड स्पीकर पर बैन लगाया गया था और बताया गया था कि लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का इसेंशियल पार्ट्स नहीं हो सकता है। आप अजान पढ़िए, वो इसेंशियल पार्ट है, लेकिन लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का इसेंशियल पार्ट नहीं है। दूसरी बात, ऐसे कई भी फैसले पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। जैसे कि अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गैर ब्राह्मणों को मंदिरों का पुजारी बनाने के लिए भी ऐसा फैसला किया था, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति जिसे धर्म का ज्ञान है, वह ब्राह्मण हो या ना हो, वह किसी भी जाति का हो, अगर वो धर्म का ज्ञान है तो वह मंदिर का पुजारी बन सकता है। अब हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता क्या है। समान नागरिक संहिता एक प्रकार का कानून होता है जो कि सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों पर समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक संहिता के आ जाने से सभी धर्म पर, चाहे किसी वर्ग हो चाहे समुदाय हो, उस पर सिविल मैटर में एक सा कानून लागू होगा। सिविल मैटर जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, सक्सेशन का है, इन सब में एलिमोनी का है, तो इन सब में जो है एक सा कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता का संवैधानिक प्रावधान है हमारे आर्टिकल 44 में, जिसमें जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 44 में है। पार्ट 4 में इसका जिक्र किया गया है। पार्ट 4 में आर्टिकल 37 में बताया गया है कि जो इस भाग के जो प्रावधान रहेंगे उन्हें किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। फिर भी इसके अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत तत्व हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू किया जाना चाहिए और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसे लागू करें। इसके बाद आर्टिकल आर्टिकल 37 के तहत किसी भी देश के कानून में मूलभूत, हमारे देश के कानून में एक मूलभूत तत्व है, तो इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद हम जुडिशियल, जो हमारा आज का टॉपिक है, न्यायिक निर्णयों के आलोक में, तो इसके बाद हम कुछ न्यायिक निर्णय की बात करते हैं और उन्हीं आधारों पर हम देखेंगे कि समान नागरिक सिविल संहिता की प्रासंगिकता क्या है। सबसे पहले केस आता है जो कि बहुत लीडिंग केस रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहा है, शाहबानो केस 1985 में जिसे डिसाइड किया गया था। इसमें बात यह थी कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं होती हैं, इनके भरण पोषण के लिए जो उनके पूर्व पति होते हैं, उनके दायित्व के संबंध में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष कानून सीआरपीसी है, इसकी धारा 125 लागू होगी या नहीं।
तो इस संबंध में हमेशा ये उस समय यह तर्क दिया गया था कि जो मुस्लिम महिलाओं में, जो मुस्लिम धर्म में जो विवाह होता है वह एक संविदा होता है। अगर विवाह एक संविदा है तो उसी विवाह करते समय ही यह तय कर लिया जाता है कि मेहर की राशि कितनी दी जाएगी, और मेहर की राशि और दिए जाने के बाद तथा इद्दत में भरण पोषण का खर्चा दिए जाने के बाद मुस्लिम पुरुष महिला के प्रति अपने दायित्व से बाहर हो जाता है। यानी कि जो मेहर का खर्च और इद्दत की राशि जो कि 3 महीने के लिए होती है, दिए जाने के बाद मुस्लिम पुरुष का कोई दायित्व नहीं होता है। क्या तलाकशुदा अक्षम महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार किसी भी समाज, अगर अधिकार छीना जा रहा है तो यह किसी भी समाज का निम्नतम स्तर है। भरण पोषण का कानूनी व्यवस्था लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत सभी धर्मों के लोगों को भरण पोषण का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात, इस केस के फैक्ट इस प्रकार थे। इस केस में कहा गया था कि एक मुस्लिम महिला होती हैं शाहबानो, जिनकी शादी एक रईस व्यक्ति होते हैं उनके साथ होती है, वो एडवोकेट होते हैं, और उनकी जो मंथली सैलरी होती है उस समय लगभग 60,000 के आसपास होती है। 41 वर्ष दाम्पत्य जीवन जीने के बाद ये साहबानों को से अलग होने का फैसला करते हैं, और शुरू में कहते हैं कि उन्हें कुछ राशि दी जाएगी, लेकिन बाद में तलाक दे देते हैं और उन्हें वह मेहर की राशि देने के बाद किसी भी प्रकार के भरण पोषण के लिए किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं देते हैं। इसके बाद साहबानो कोर्ट जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने के बाद साहबानो को सुप्रीम कोर्ट यह फैसला देती है कि साहबानो को जो है भरण पोषण के लिए उचित राशि दी जानी चाहिए। उस समय करीब 179.20 रुपीस अमाउंट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया था। लेकिन इस पर बहुत ही बहस होती है और बहुत ही बड़ा आंदोलन होता है, जिसके बाद सरकार दबाव में आती है और इस पर एक कानून बना करके इसके मुस्लिमों को जो है संरक्षण प्रदान करती है और यह राशि भी देने के लिए मना कर देती है। तो हमें देखना होगा कि क्या किसी मुस्लिम महिला का जो एक पति का जीवन भर साथ देती है, क्या उसे 3,000 रुपए देने, कुछ चंद रुपए मेहर के देने से क्या मुस्लिम पुरुष का दायित्व खत्म हो जाता है? यह समाज का निम्नतम स्तर है और हमें इस बात को समझना होगा। और अगर सोचिए कि अगर उस समय कॉमन सिविल कोड लागू होता, क्या साहबानों को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता? इसीलिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। और इस केस में बहुत ही खूबसूरत बात कही गई थी जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ के द्वारा। उन्होंने कहा था कि बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी कॉमन सिविल कोड को ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। इस पर सरकारें कोई विचार नहीं कर रही हैं। यानी कि उस केस में भी कॉमन सिविल कोड के बारे में टिप्पणी की गई थी। इसके बाद जो हमारा सेकंड केस है आज का, वह है मिस जॉर्डन डेंग ह्यूक का केस। जिस समय मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए, मुस्लिम महिलाओं में भरण पोषण के लिए इस कानून की बात की साहबानों का केस चल रहा था, ठीक उसी समय क्रिश्चियन में कानूनों की ठीक उसी समय क्रिश्चियन में, ईसाइयों में कानूनों की विसंगति के आधार पर विवाह विच्छेद अधिनियम 1861 को लेकर के केस चल रहा था। इस केस में विवाह विच्छेद अधिनियम 1861 के ग्राउंड्स को लेकर चैलेंज किया गया था और इसमें भी साम्यता और समानता की बात की गई थी और कहा गया था कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता होती तो ये कानूनों में विसंगतियां ना होती और हम एक जैसा कानून होने से सभी के अधिकारों, महिला अधिकारों का संरक्षण कर पाते। इसके बाद 1995 का एक सबसे महत्वपूर्ण केस होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सायरा मुदगल का केस होता है।
जिसमें होता है कि होते हैं वे उनकी शादी होती है और वे फिर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म में सिर्फ इसलिए कन्वर्ट होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरी शादी करनी होती है, और जो हमारा सेकुलर कानून है भारतीय दंड संहिता की धारा 494 से छूट पा जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू में कोई भी अगर बाईगेमी करता है तो उसे 494 के तहत अधिकतम 7 वर्ष की सजा दी जाती है। तो वह इस सजा से बचने के लिए दूसरी शादी करते हैं। इस सजा से बचने के लिए मुस्लिम धर्म को कबूल करते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, मुस्लिम धर्म को अपनाता है, तो उसे फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडित किया जाएगा। इस केस में कुलदीप सिंह, जस्टिस कुलदीप सिंह होते हैं, उन्होंने कहा था कि हिंदू हमारे देश में 80% पॉपुलेशन है, उसने अपने पारंपरिक कानूनों को छोड़ दिया है और एक सेकुलर कानून को अपनाया है। उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया जा चुका है। उन्होंने अपने पारंपरिक कानूनों को छोड़ दिया है, तो हमारे देश की माइनॉरिटी क्यों परंपरागत कानूनों को नहीं छोड़ सकती? यानी कि एक क्या कहते हैं, कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। दूसरी बात जस्टिस कुलदीप सिंह ने इसमें कहा था आर्टिकल 44 के बारे में उन्होंने कहा था कि यह सामाजिक संबंधों को दर्शाता है, यह एक धर्मनिरपेक्ष मामले को दर्शाता है। यानी कि जो शादी विवाह के जो मामले होते हैं वह आर्टिकल 44 एक सामाजिक संबंध है, और यह एक सेकुलर एस्पेक्ट के तहत इसको आर्टिकल 44 को देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें आर्टिकल 44 और आर्टिकल 25 और 26 दोनों को कोट किया गया था। 25-26 धार्मिक मामलों के लिए है, और जबकि सेकुलर मामलों के लिए आर्टिकल 44 लागू किया जाना चाहिए। यह यहाँ पर हमारी जुडिशरी का बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था, जिसमें जस्टिस कुलदीप सिंह ने बात कही थी। तीसरी बात इसमें जो जस्टिस कुलदीप सिंह ने कही थी, वह ये कहा था कि हमारे जो अन्य प्रावधान है, जैसे सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, तो यह संपूर्ण देश में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो सकता है, तो हम समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू कर सकते? दूसरी बात, इसमें एक बात ये भी कही गई थी कि जो बहुविवाह है, जो मुस्लिमों में 4 विवाह का प्रबंध है, वह एक पत्नी के रहते हुए भी दूसरा विवाह कर सकते हैं, बाईगेमी कर सकते हैं। तो कहा गया था जब पाकिस्तान, ईरान जैसे देशों में 4 विवाह प्रथा पर रोक लगाई जा चुकी है, तो भारत में क्यों नहीं रोक लगाई जा सकती है? ये धर्म का पार्ट नहीं है, ये सेकुलर एस्पेक्ट है, और इसके लिए विधायिका को सोचना चाहिए। दूसरी बात, सायरा मुदगल का केस एक बहुत ही लीडिंग जजमेंट था, और यह कहीं ना कहीं इस जजमेंट में जो जस्टिस कुलदीप सिंह ने कमेंट किया था, उनका इशारा कॉमन सिविल कोड की तरफ था, जो कि एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तीसरा केस जो हम देखते हैं, हाँ, जो इससे पहले जो दोनों केस थे, जैसे कि मिस जॉर्डन का केस हो गया, एक क्रिश्चियन को लेकर के था, और जो सायरा बानो का केस था, यह विभिन्न धर्मों में जो विविधता व्याप्त थी उसको लेकर के था। अब नेक्स्ट केस की जो हम बात करते हैं, जॉन वलावत्तम का केस। यह केस इंडियन सक्सेशन एक्ट 1928 के सेक्शन 118 को चैलेंज किया गया था, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भी क्रिश्चियन, यदि उसका कोई निकट संबंधी जीवित है, तो वह अपनी प्रॉपर्टी का, अगर किसी भी क्रिश्चियन धर्म में अगर किसी का भी कोई निकट संबंधी जीवित है, तो वह अपनी प्रॉपर्टी को कल्याणकारी कार्य हेतु वसीयत नहीं कर सकता है। इसी को लेकर चैलेंज किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो यह आर्टिकल 14 के आधार पर वायलेशन है। विभिन्न धर्मों में वसीयत करने का अधिकार है, तो ईसाइयों में क्यों नहीं है? इसमें जजमेंट दिया गया और कहा गया, इसे जो है मतलब जुडिशियल फुल बेंच ने इस मामले को देखा था और कहा था
कि जो आर्टिकल 14 है यह सामाजिक संबंध, आर्टिकल 44 है यह सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानून से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 25 और 6 जो है अंतःकरण से किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता से संबंधित है। और जो सामाजिक संबंध और जो व्यक्तिगत कानून होते हैं वह सेकुलर कानून होते हैं। इसलिए सेकुलर कानून होते हैं, इसलिए जो है इस परिप्रेक्ष्य में कॉमन सिविल कोड की इंपॉर्टेंस या प्रासंगिकता का पता चलता है। जो इसके बाद का जो केस है सायरा बानो का केस, जो कि 2017 में डिसाइड किया गया था 3:2 की बहुमत से, जिसमें ट्रिपल तलाक इद्दत पर जो है रोक लगाई गई थी और निर्देश दिया गया था कि विधायिका एक कानून पारित करे जिसके तहत जो है मतलब तलाक इद्दत पर जो है रोक लगाए। तो इसमें जो माइनॉरिटी जजमेंट था जस्टिस खेहर का और जस्टिस अब्दुल नजीर का, इन्होंने कहा था कि इसे जो है इसे विधायिका जो है कानून बना करके रोके और इसे असंवैधानिक नहीं करार दिया था, जबकि मेजॉरिटी का जजमेंट ने असंवैधानिक करार किया था। लेकिन माइनॉरिटी जजमेंट ने अपने जजमेंट लिखते समय बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब मुस्लिम देश अपने कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, महिलाओं को अधिकार दे सकते हैं, ब्रिटिश शासन में ऐसा किया जा सकता है, तो आज हम संवैधानिक शासन यानी 1950 के बाद ऐसा क्यों नहीं कर सकते। यानी इस केस में भी कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिलेवेंस बताया गया था। और जो सायरा बानो का केस है यह भी कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड की तरफ इशारा करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा केस है, नेक्स्ट हमारा केस है मैरी रॉय का केस आता है, जो कि अरुंधति राय की मदर होती हैं। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का मामला होता है। दरअसल ये होता है कि ये जिस इलाके में रहती है वहां पर त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट लागू होता है। अब देखिए मतलब एक ही धर्म में अलग अलग स्थानों के आधार पर अलग अलग जो है मतलब एक्ट लागू हो रहा है। तो त्रावणकोर एक्ट लागू होता है जिसमें जो है बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट नहीं था। तो फाइनली जो है मतलब जो मैरी रॉय होती हैं वो इसको चैलेंज करती हैं और कहती हैं कि जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है होना चाहिए, संपूर्ण भारत में लागू होना चाहिए। और जुडिशरी ने भी फाइनली यह फैसला दिया कि जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट संपूर्ण भारत में लागू हो। और यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है कि इतनी सारी विसंगतियां हैं। अगर कॉमन सिविल कोड होता तो क्या इतनी विसंगतियां होती? तो हम आसानी से जो है मतलब इन विसंगतियों को दूर करते हुए लोगों के महिला अधिकारों को सुनिश्चित कर सकते थे। दूसरा केस है एक प्रगति वर्गीस का केस आता है, जिसमें जो है इंडियन डाइवोर्स एक्ट जो है उसके सेक्शन 10 को चैलेंज किया गया था। दरअसल इसमें यह था कि जो सेक्शन 10 जो था वह डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि इसमें अगर कोई पुरुष जो है मतलब अगर तलाक लेना चाहता है तो उसके लिए एडल्टरी एक ग्राउंड काफी होता था। लेकिन अगर कोई महिला तलाक लेना चाहती है तो उसके लिए एडल्टरी के साथ साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस को भी प्रूव करना होता था। तो प्रगति वर्गीज केस में जो है मतलब इसको चैलेंज किया गया और फाइनली जो है मतलब ये देखा गया कि जो है मतलब इस आधार पर यानी आर्टिकल 15 को कोट किया गया और कहा गया कि जो है मतलब सेक्स के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए एक केस और था एल्बर्ट एंथनी का केस जो है 2015 में डिसाइड हुआ था। और इसमें यह था कि जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट है इसमें 2001 में संशोधन किया गया था। इसमें धारा 10A का प्रावधान था और धारा 10A में यह जोड़ दिया गया था कि जो डाइवोर्स होता है यह मतलब इंडियन सक्सेशन एक्ट जो ईसाइयों के लिए लागू होता है। ईसाइयों में जो डाइवोर्स होता है उसमें जो है मतलब अगर कोई वॉलंटरी मतलब अपनी कंसेंट से दो लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं
तो उनके लिए जो है मतलब 2 वर्ष का जो है मतलब जुडिशियल सेपरेशन रखा जाता है कि 2 वर्ष दोनों लोग अलग-अलग रहेंगे। लेकिन इसमें 2 वर्ष था, बाकी सभी कानूनों में जो है मतलब 1 वर्ष था। इस आधार पर यह चैलेंज किया गया कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशंस केवल जो है मतलब धर्म के आधार पर किया जा रहा है और इसमें भी जो है मतलब जो डाइवोर्स है उसके लिए जुडिशियल सेपरेशन है, अगर कंसेंट से हम दोनों लोग मतलब डाइवोर्स लेते हैं तो 1 वर्ष ही होना चाहिए। और फाइनली जो है मतलब इस केस में भी जो है जुडिशियल सेपरेशन जो है 1 वर्ष का किया गया। यानी कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी ने हमारे समय-समय पर जो डिस्क्रिमिनेशरी प्रावधान था विभिन्न कानूनों में, उसको खत्म किया है। और इस केस में भी जो मतलब इसके पहले जो एल्बर्ट का केस था, इस केस में भी जुडिशरी ने साफ-साफ कहा है और इसको दर्शाया है कि जो है मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मतलब सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने से कितनी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कभी जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो कभी जो है रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो अगर इन सभी डिस्क्रिमिनेशन को हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें कॉमन सिविल कोड की अवधारणा पर सोचना होगा और इसके बाद एक केस है, मतलब गोवा का ही केस है, जेपी कौटिन्हो का केस, जिसे मतलब 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है मतलब डिसाइड किया था। इसमें होता क्या है कि गोवा के रहने वाले व्यक्ति होते हैं, वो महाराष्ट्र में जाके बस जाते हैं और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है मतलब अपनी छोटी पुत्री के नाम कर दी थी। जबकि गोवा में हम जानते हैं कॉमन सिविल कोड लागू है, तो वहां के कॉमन सिविल कोड के अनुसार जो है 50% संपत्ति जो है आपको सक्सेशन में देना पड़ेगा, बराबर हिस्से सक्सेशन में होगा। तो इन्होंने सारी संपत्ति जो है मतलब छोटी बेटी के नाम कर दी और कहा कि जो है हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए हम पर जो है गोवा का जो है कानून, गोवा का जो सेकुलर कानून है वह लागू नहीं होना चाहिए। इसको कोर्ट किया। फाइनली ये मामला जो है मतलब महाराष्ट्र में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट यह डिसाइड करता है कि आप देश के किसी भी भाग में रहें, अगर गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है तो वही कानून आप पर लागू होगा। यानी कि अगर आपकी संपत्ति गोवा में है तो आपको संपत्ति का बंटवारा 50% संपत्ति का बंटवारा करना ही पड़ेगा। देख लीजिए गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है तो उसका कितना इफेक्ट पड़ा। उससे उनकी बड़ी बेटी यानी जो बड़ी बेटी के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। आखिर पूरी प्रॉपर्टी जैसे मुस्लिमों में है 1/3 प्रॉपर्टी और कॉमन सिविल कोड जो गोवा में लागू है उसके अनुसार 50% प्रॉपर्टी जो है आपको सक्सेशन में देना पड़ता है। तो क्या हम कॉमन सिविल कोड की इस अवधारणा को संपूर्ण भारत में नहीं अप्लाई कर सकते हैं? और इन तमाम जुडिशरी के फैसलों से यह प्रमाणित होता है कि कॉमन सिविल कोड की प्रासंगिकता बहुत है, क्योंकि समय समय पर जैसे हमने शाहबानो का केस देखा, उसमें उस महिला को कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा, कितनी ज्यादा समस्याएं हुई। हम कल्पना कर सकते हैं कि जितने भी जजमेंट हम लोग देखे हैं, अगर उसमें कॉमन सिविल कोड लागू होता तो इन समस्याओं का सामना उन महिलाओं को, उन लोगों को नहीं करना पड़ता और उनके भी अधिकारों की सुरक्षा होती। इसलिए कॉमन सिविल कोड की प्रासंगिकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम सामाजिक सौहार्द, समाज की प्रगति को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो कॉमन सिविल कोड बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जिस युग में हम रह रहे हैं, 21वीं सदी है, इसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसमें हम जेंडर बस्टिंग की बात करते हैं। आए दिन हम डिबेट में सुनते हैं जिसमें जेंडर बस्टिंग की बात की जाती है। कहा जाता है कि जेंडर बस्टिंग होनी चाहिए ताकि वुमेन एम्पावरमेंट किया जा सके, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
जब कानूनी रूप से हम महिलाओं को अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट कर सकते हैं? आज कई ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो बताती हैं कि अगर महिलाओं की भागीदारी हमारे जीडीपी में हुई या जीडीपी में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो हमारी जीडीपी में एक उछाल देखा जा सकता है, हमारी जीडीपी एक बढ़त के स्तर पर होगी। लेकिन अगर हम महिलाओं के अधिकारों को ही नहीं दे पाएंगे, अगर हम उन्हें कानूनी रूप से अधिकारी नहीं दे पाएंगे, तो हम उन्हें सशक्त कैसे कर सकते हैं? हम उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं? हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम जीडीपी में उनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अगर हम उनके अधिकारों की ही रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हम उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? दूसरी बात की जाती है कि दूसरी बात होती है किसी भी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, किसी भी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रीति रिवाज, परंपराएं आ सकती हैं, लेकिन कुप्रथाएं नहीं आ सकती हैं। इसलिए उन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए आर्टिकल 25 के तहत ही प्रावधान है, इसलिए विधायिका को इसके बारे में सोचना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें जैसे कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह जैसी प्रथाएं, विभिन्न मुस्लिम देशों ने इसे छोड़ दिया है। विभिन्न मुस्लिम देशों में कानूनी प्रावधान करके इसे खत्म किया जा चुका है। तो क्या हम भारत में नहीं कर सकते हैं? इसके बाद जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार की बात की जाती है। तो क्या महिलाओं को और समाज के वंचित वर्गों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार नहीं है? अंत में मैं अपने बात को इस बात के साथ कंक्लूड करना चाहूंगा कि सभी के अधिकारों को प्रशस्त करने के लिए समाज कॉमन सिविल कोड के राह पर हमें चलना होगा। महिला अधिकारों को लेकर, महिला अधिकारों को तथा वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए कॉमन सिविल कोड ही एक रास्ता है। इसके तहत हम जन जागरूकता कर सकते हैं, क्योंकि जन जागरूकता के बिना यह सभी लोगों की सहभागिता के बिना यह मिशन संभव नहीं हो पाएगा। अंत में मैं सभी विश्वविद्यालय के छात्रों से, देश के सभी युवाओं से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे कॉमन सिविल कोड की प्रासंगिकता को लेकर, इसके महत्व को लेकर के लोगों के बीच जाएं, उन्हें बताएं, ताकि कॉमन सिविल कोड को लेकर लोगों में जो एक असमंजस सी भावना है उसको दूर किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने मैटर को कंक्लूड करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।